नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करें। हमें यकीन है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। लगातार हमलों से घिरी सरकार ने मजदूरों के लिए की कई घोषणाएं। कई राज्यों में मजदूरों का टूटा सब्र, किया प्रदर्शन और हंगामा। हो सकता है HIV की तरह ही कोरोना कभी खत्म ना हो, WHO की भविष्यवाणी। CRPF की गोली से कश्मीरी की मौत पर विवाद, गांव में प्रदर्शन। कोर्ट से मिला झटका तो विजय माल्या के बदले सुर, पैसे देने को तैयार। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर तफसील से बातचीत, विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके विवरण एक एक दिन करके दे रही हैं किस्तों में, और आज दूसरी किस्त उन्होंने उसकी बांटी। उसके बारे में पहले विवरण सुन लेते हैं, उसके बाद में बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों, विक्रेताओं, छोटे किसानों और खुद का रोजगार करने वालों के लिए ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा, जो प्रवासी मजदूर अपने राज्यों में वापस गए हैं उनकी मदद करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वापस लौटे मजदूरों ने मनरेगा में काम करने के लिए नामांकन कराया है। ये पिछले साल मई महीने के मुकाबले 40 से 50% ज़्यादा है। मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले 2 महीनों तक सभी प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के दायरे में वो मजदूर भी आएंगे जो खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में नहीं आते। वित्त मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना पर काम होगा। ये हर राज्य में लागू होगा। प्रवासी किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकेंगे। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति लोन भी दिया जाएगा, जिससे लॉकडाउन के बाद वे अपना काम शुरू कर पाएँ। ये योजना महीने भर के भीतर लॉन्च हो जाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि नाबार्ड को किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड भी मुहैया कराया जाएगा। तो ढेर सारी घोषणाएं निर्मला सीतारमण ने की है। सरकार बहुत डिफेंसिव थी, हर तरफ से मजदूरों का गुस्सा सामने आ रहा था, मजदूरों की पीड़ा सामने आ रही थी। लाखों मजदूर अभी भी रास्तों में हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं। सरकार ने न उनको सुरक्षा मुहैया कराई, न ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया, न उसने जो पैकेज की घोषणा की थी अनाज पहुंचाने की, वो भी अधिकांश लोगों को नहीं मिला। हालांकि सरकार का दावा है कि उसने सब कुछ दे दिया है, लेकिन जो रिपोर्टें आ रही हैं ज़मीन से वो कहती हैं कि अधिकांश लोगों तक ये मदद नहीं पहुंची है। तो ये सरकार डिफेंसिव थी। आज जो सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ने लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगभग 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत उबाऊ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल की तरह ही। उन्होंने उसमें ढेर सारी पुरानी योजनाओं को भी मिक्स कर दिया, उनका भी विवरण दिया, और जो योजनाएं अभी ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं उनको भी इस पैकेज के साथ जोड़ दिया है। तो ऐसा लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब भरकर पेश की जा रही है। उन्होंने मजदूरों के जो श्रम कानून है उसमें सुधारों की बात कही, और सुधारों को लेकर जो बहस चल रही है कि एक तरह से पूरी तरह से मजदूरों को क्रश किया जा रहा है, उनको शिकार बनाया जा रहा है इस कोरोना संकट का, उनसे उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उसका भी बचाव करने की वित्त मंत्री ने कोशिश की। लेकिन ये बहुत देर से वित्त मंत्री बोली हैं, सरकार की तरफ से कोई बोला है। अभी तक प्रवासी मजदूरों के मामले में पूरी तरह खामोशी रही। प्रधानमंत्री 3-3, 4-4 बार नेशनल टेलीविज़न पर आकर राष्ट्र को संबोधित कर गए, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से 2 बोल
प्रवासी मजदूरों की पीड़ा पर नहीं कहा, उनके लिए कुछ वो कर रहे हैं इसकी जानकारी भी नहीं दी। तो पहली बार केंद्र सरकार की तरफ से करीब 50-52 दिनों के बाद ये मज़दूरों और थोड़ा बहुत मार्जिनल किसान होते हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके बारे में, छोटे छोटे रोज़गार करने वाले हैं, उनके बारे में उन्होंने कई तरह की योजनाओं की घोषणा की है। अब ये योजनाओं की घोषणा, अभी इसका पिटारा खोला गया है, इसकी भी जांच परख होगी कि इसमें से कितनी योजनाएं जो पहले से चल रही थी, कितनी योजनाएं हैं जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, और कितनी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें पर्याप्त धन दिया गया है या नहीं दिया गया है। इनका अभी जब पोस्टमार्टम होगा तब असल में पता चलेगा कि वास्तव में सरकार जो इनके लिए करने का दावा कर रही है, वो तो ये भी दावा कर रही कि वो पहले से ही ऐसे कर रही है और पिछले 6 सालों से ऐसा कर रही है, जबकि हम सब जानते हैं कि अगर 6 सालों से कर रही होती तो मज़दूरों की ये दुर्दशा ना होती, इतने बड़े पैमाने पर ना बेरोज़गारी फैलती, ना इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक विषमता बढ़ती। तो दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन हकीकत की कसौटी पर उन्हें कसा जाएगा इन घोषणाओं को भी, और उसके बाद देखा जाएगा कि सचमुच में मज़दूरों को, किसानों को, छोटे मोटे काम धंधे करने वालों को कितनी राहत सरकार ने दी है। क्योंकि पैकेज एक बड़ी घोषणा के रूप में की जाती है, उसका एक ऑप्टिक्स होता है, दिखाना होता है, एक मैसेजिंग होती है कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया, अपने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश होती है, और जो नाराज़ हैं सरकार से उनको थोड़ा सा पुचकारने की भी कोशिश होती है, थोड़ा बरगलाने की भी कोशिश होती है। तो जब तक इस पूरे पैकेज की सच्चाई सामने ना जाए तब तक इन घोषणाओं पर बहुत यकीन नहीं किया जा सकता। और फिर सबसे बड़ी बात है कि घोषणाएं तो हो जाती हैं, ज़मीन पर उनका कार्यान्वयन नहीं दिखता है, लोगों तक पहुंचती नहीं है। जो घोषणाएं दिल्ली में की जाती हैं वो मधुबनी, सासाराम या सुल्तानपुर या ऐसी छोटी छोटी जगहों तक नहीं पहुंच पाती। तो ये हमें देखना है कि इसकी डिलीवरी कैसे सुनिश्चित की जाती है। अगली तक खबर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार मैं फिर आपसे अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि वो हमारे आपके संबंध को और प्रगाढ़ बनाने की एक ज़रूरी कसरत है, कवायद है। अगली खबर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में एक बार फिर मज़दूरों का गुस्सा फूट पड़ा। वहाँ नागपाड़ा इलाके में सैकड़ों की संख्या में मज़दूर सड़कों पर उतर आए। बेलासिस रोड के पास मज़दूरों ने अपने घर उत्तर प्रदेश भेजने की मांग की, लेकिन जब भीड़ बढ़ती गई तो स्थानीय पुलिस ने लाठीचार्ज कर मज़दूरों को भगाया। दूसरी ओर गुजरात के कच्छ में भी प्रवासी मज़दूरों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। कच्छ के गांधी धाम में सैकड़ों मज़दूरों ने सड़क पर हंगामा किया, हाईवे को ब्लॉक कर दिया, और जब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया तो उन पर पत्थर भी बरसाए गए। मज़दूरों का आरोप है कि उन्होंने टिकट के पैसे दिए लेकिन ट्रेन की व्यवस्था नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ जो मज़दूर आत्मनिर्भर होकर स्वयं ही पैदल निकल गए हैं घर की ओर, उनके साथ ज़्यादातर जगहों पर लगातार हादसे हो रहे हैं। हादसों ने कोरोना से ज़्यादा मज़दूरों की जान ली है। बुधवार रात को ऐसी हादसों में अलग अलग राज्यों में 16 मज़दूरों की जान चली गई हैं। उत्तर प्रदेश में एक सरकार की एक बस ने मज़दूरों को कुचल दिया, इसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बस और ट्रक में टक्कर होने से 8 मज़दूरों की जानें चली गईं। बिहार में भी एक सड़क दुर्घटना में 2 मज़दूरों की मौत हुई है। तो 16 मज़दूर मारे गए हैं। जगह जगह हंगामे अभी भी जा रहे हैं। सरकारी दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन हकीकत ये बता रही है कि गुजरात में ही जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सूरत में 4 बार हिंसक प्रदर्शन हो चुके हैं, अहमदाबाद में हो चुके हैं, वडोदरा में हो चुके हैं और अब कच्छ में भी हो रहे हैं। तो ये बता रहा है कि जब किसी दूसरे राज्य में हो रहे होते केवल, तो ये माना जाता कि वहाँ की राज्य सरकार नहीं संभाल पा रही है। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद वहाँ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम हो रही है। वो कुछ भी इनकी मदद नहीं कर पा रही, इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इनका सब्र का बांध टूट रहा है। महाराष्ट्र में बांद्रा में जब मजदूर इकट्ठे हुए तो उन पर तरह तरह आरोप लगाए थे हमारे टीवी के बड़े नाम गिरामी एंकर्स ने कि ये बहकाए गए हैं, एक कॉन्स्पिरेसी है और इसमें किसी धर्म को भी जोड़ दिया गया था। ये तमाम तरह की बदमाशियां उन्होंने की थी, लेकिन अब फिर मजदूर वहाँ फिर से इकट्ठे हुए हैं। तो क्या ये भी कोई कॉन्स्पिरेसी है? मेरे ख्याल से न उसमें कॉन्स्पिरेसी थी, न इसमें कॉन्स्पिरेसी है, न सूरत में थी, न कच्छ में है, न अहमदाबाद वडोदरा में।
मज़दूर बेसब्र हो रहे हैं, उन्हें वहाँ की सरकारें यकीन नहीं दिला पा रही हैं, आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको वापस भेजने के इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, उनके खाने पीने रहने का इंतज़ाम नहीं कर पा रही हैं। और जाहिर है इसकी वजह से उनमें गुस्सा लाजमी है और इस गुस्से को समझना चाहिए और उस पीड़ा को भी समझना चाहिए जो ट्रांसपोर्ट के इंतज़ाम ना होने की वजह से मज़दूर जगह जगह से जा रहे हैं पैदल सड़कों पर और इस तरह कुचले जा रहे हैं, ट्रेन के नीचे कटकर मर रहे हैं। तो सैकड़ों मज़दूर इसी तरह से मारे गए हैं। शायद कोरोना से इतने मज़दूरों की मौत नहीं हुई होगी जितनी ये पिछले 50 दिनों में मज़दूरों के इधर से उधर जाने से और तमाम तरह के हादसों में हुई है। बहुत दुखद है। वित्त मंत्री भले ही कितनी भी घोषणाएं करती रहें, लेकिन सच्चाई ये खबरें बता रही हैं। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दुनिया भर को कोरोना वायरस को लेकर चेताते हुए कहा है कि हो सकता है कि कोविड-19 कभी खत्म ही ना हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपातकालीन मसलों के निदेशक माइकल रयान ने HIV का उदाहरण देते हुए कहा कि वायरस कभी खत्म नहीं हुआ है। माइकल रायन के मुताबिक वैक्सीन के बिना आम लोगों को इस बीमारी को लेकर इम्यूनिटी का उपयुक्त स्तर हासिल करने में सालों लग सकते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने की कोशिशें हो रही हैं। मोटे तौर पर कोविड-19 के लिए कम से कम 100 वैक्सीन बनाने की कोशिशों पर काम चल रहा है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि ऐसी कोई वैक्सीन कभी तैयार हो ही नहीं पाएगी। हालांकि दुनिया भर के देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन में ढील देनी शुरू कर दी है। इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम गेब्रियस ने कहा है कि इससे दुनिया भर में संक्रमण की रफ्तार बढ़ सकती है। तो दो तरह की चेतावनी आज WHO ने दी है। पहली तो ये कि कोरोना नहीं जा सकता है, कोरोना के साथ हमें जीना पड़ेगा, जीने के बारे में सोचना चाहिए। कोरोना अगर मान लीजिए कोई टीका ईजाद भी होता है अगले 6 महीने साल भर में, तो उसके प्रोडक्शन में, उसको टीकाकरण अभियान में, लोगों तक पहुंचने में दवाइयाँ लंबा अरसा लगेगा और उसके अगर इम्यूनिटी डेवलप करने की बात है तो उसमें भी बरसों लग जाते हैं। तो ये एक चेतावनी है कि हमें अब स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। कोरोना के साथ जीने के लिए हमें अपने को मानसिक रूप से तैयार कर लेने चाहिए और उसके लिए जो एहतियाती कदम उठाए जाने हैं वो उठाए जाने चाहिए। मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे वायरस आए हैं, जैसे HIV का जिक्र किया, जैसे मीज़ल का टीका है, चेचक का टीका है, लग जाता है, इसके बावजूद हम देखते हैं कि कहीं कहीं चेचक फिर से होने लगती है। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि एक बार टीका लग जाने का मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो गया, वो बार बार आता रहता है। तो कोरोना के साथ हो सकता है हमको अब आगे लंबे समय तक जीना पड़े, इसलिए इसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। दूसरी कि लॉकडाउन को हटाने में अगर जल्दबाजी की गई तो कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल सकता है और बहुत घातक रूप ले सकता है। तो इस दोनों के पक्षों के बारे में हमारी सरकारों को और हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से अपने आगे के जीवन की तैयारी करनी है, किस तरह से हमें मानसिक तैयारी करनी है कि हम मानसिक और बाकी चीज़ों की तैयारी कि हम अगर हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा तो हम किस तरह से रहेंगे, कौन सी तैयारी है, क्या मास्क हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा, हमेशा हमें बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें अब सीखनी पड़ेंगी। अगली खबर का रुख करते हैं। कश्मीर के बड़गाम ज़िले में CRPF कर्मियों द्वारा चलाई गई गोली से एक नागरिक की मौत होने पर हंगामा हो गया है। नागरिक की पहचान मखाना बीरवाह के पीर महराजुद्दीन के तौर पर हुई है। मौत की खबर के बाद गांव में प्रदर्शन हुए हैं। वहां तैनात किए गए सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी पैलेट गन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इलाके में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। वहीं राजनीतिक दलों ने भी इस घटना की निंदा की है। PDP ने ट्वीट किया, नागरिक की गोली मारकर हत्या करना लोकतंत्र को चलाने का तरीका नहीं हो सकता। घटना की जांच शुरू की जानी चाहिए और दोषी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और जांच की मांग की। बता दें, कहा जा रहा है कि एक सुरक्षा जाँच नौके पर नहीं रुकने पर श्रीनगर गुलमर्ग राजमार्ग पर CRPF कर्मियों ने उसके वाहन पर गोली चलाई, जिसमें वो मारा गया। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि उसको बिना किसी दोष के बिल्कुल पास से जानबूझकर गोली चलाकर मारा गया है। इनके साथ जो इनके
एक रिश्तेदार ट्रेवल कर रहे थे, वो ASI हैं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो उनका भी ये बयान है कि ये जानबूझकर की गई हत्या है। तो ये खैर इसकी जांच होनी चाहिए, पता चले कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ है, एक जवान को इस तरह से क्यों मार दिया गया है, क्या खतरे देख रहा था वहाँ पर सुरक्षा बल जो तैनात था, उसने क्या क्या प्रोवोकेशन था, किसकी वजह से वो जो दावा कर रहे हैं कि रेड लाइट वो नाके को जंप किया था, उसमें कितनी सच्चाई है, और क्या पास से मारी गई गोली है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका पता भी चल सकता है। तो एक पूरी पुख्ता जांच होनी चाहिए। ये लोकतंत्र में और न्याय के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह की इस तरह की घटना को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, और अगर ये जानबूझकर की गई हत्या है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस तरह की शिकायतें कश्मीर से लगातार आ रही हैं कि वहाँ पर पुलिस और जो सैन्य बल है वो ज़्यादती करता है वहाँ के लोगों के साथ, और अगर ये उससे जुड़ती है खबर तो भारत का नाम बदनाम होता है, हमारी डेमोक्रेसी बदनाम होती है, और ये हमें मंजूर नहीं होना चाहिए। आज की अंतिम खबर लेते हैं। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन के हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक माल्या के पास अब कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है और उसको 28 दिन में भारत को सौंपा जा सकता है। इससे पहले आज विजय माल्या ने ट्वीट किया था जिसमें उसने भारत सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज के ऐलान पर बधाई दी थी। माल्या ने कहा था कि मैं सरकार को कोरोना वायरस संकट के बीच रिलीफ पैकेज की बधाई देता हूं। वो जितना पैसा छापना चाहे छाप सकते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे जैसे एक छोटे सहयोगकर्ता को इग्नोर किया है जो स्टेट बैंक का सारा पैसा वापस लौटाना चाहता है। माल्या ने लिखा, मुझसे सारा पैसा बिना शर्त के ले लीजिए और मामला ख़त्म कीजिए। तो एक अपराधी, एक व्यापारी जो पैसा लेकर डुबोकर भागा था, अब जब सारे तरफ से कानून के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, उसे प्रत्यर्पण उसका हो सकता है हिंदुस्तान, उसे जेल जाना पड़ सकता है, यहाँ सुनवाई होगी, सज़ा हो सकती है। तो अब घबराहट में वो सरकार की तारीफ़ कर रहा है पैकेज की। अब उसके कितनी समझ में आ रहा है कि ये पैकेज क्या है, इसकी असलियत क्या है, लेकिन सरकार की तारीफ़ करके उसका फेवर लेना चाहते हैं। सरकार की वजह से ही वो यहाँ से भागने में सफल हुआ था, जो उस समय के रिकॉर्ड कहते हैं कि किस तरह से अरुण जेटली से वो पार्लियामेंट में मिले और फिर उड़ लिए। तो सरकार की मदद से भागे। अब जब वहाँ तंग हो गए हैं, सारे रास्ते बंद हो गए हैं और लौटने की अब उनको प्रत्यर्पण की होगा ही उनका, तो अब ये छटपटाहट उनकी नज़र आ रही है। सरकार के सामने वो गिड़गिड़ा रहे हैं, सारा पैसा लौटाने की भी बात कर रहे हैं, और जाहिर है इसके एवज में वो चाहते हैं उन्हें माफ़ कर दिया जाए। ये माफ़ करना का रास्ता सरकार के पास नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से इस तरह से भगोड़े, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे ये हो, चाहे मेहुल चौरसिया हो, चाहे और भी पिछले 5-6 सालों में एक लंबी फहरिस्त है यहाँ से पैसा लेकर, पैसा डुबोकर भागने वाले व्यापारियों की, कारोबारियों की। तो ये उदाहरण बनना चाहिए विजय माल्या का, और जितने भी इस तरह के अपराधी हैं उनको इसी तरह से पकड़ के हिंदुस्तान लाकर दंडित किया जाना चाहिए। तो मित्रों, ये था आज का सुनिए सच, आज की तमाम बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए। उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ होंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।